हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दक्षिण भारत के इतिहास के भाग 3 के बारे में। तो जो भाग 1 और भाग 2 की वीडियो है वो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो 4000 वर्षों से अधिक पुराना है। इस दौरान दक्षिण भारत में बहुत सारे राजा हुए हैं, राजवंश हुए हैं, जिनका और बहुत से साम्राज्यों का उत्थान पतन हुआ है। तो जिनको उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, लौह युग, संगम काल और दक्षिण भारत का द्वितीय चरण। तो जो लौह युग, संगम काल और दक्षिण भारत का द्वितीय चरण है, उसमें पल्लव और चालुक्यों के बारे में हम भाग 1 और भाग 2 में पढ़ चुके हैं। इस भाग में हम राष्ट्रकूट और चोल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। जो द्वितीय चरण है वो 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रहा है और ये 4 भागों में बटा हुआ था। पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश। तो जो चालुक्य वंश है वो भी 3 भागों में था, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य। ये सब हम पहले पढ़ ही चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। जो राष्ट्रकूट वंश था उसका संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। 620 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में ये कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? मनकिर या मान्यखेत, जो वर्तमान में मालखेड़ शोलापुर के निकट है। संस्कृत में राष्ट्रकूट नाम का अर्थ है राष्ट्र मतलब देश और कूट, कुटा मतलब सरदार, सरदारों का देश। जो सुनहरा बाज जो है वो इनका शाही प्रतीक था। किसका? राष्ट्रकूट वंश का। एलोरा व एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं, वहां के जो मंदिर वगैरह हैं उनका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से थे? दंती दुर्ग जो है वो तो उसका संस्थापक था ही, और जो प्रमुख शासक हैं वो है कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो दंती दुर्ग हैं, जिनको दंती वर्मन या दंती दुर्ग प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ये राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके शासन काल की समय सीमा क्या थी? 735 से 756 ईस्वी। अब आते हैं कृष्ण प्रथम। इनकी समय सीमा है 756 से 774 ईस्वी। कृष्ण प्रथम ने बद्री कीर्ति वर्मन प्रथम को परास्त करके 757 ईस्वी में नवोदित राष्ट्रकूट साम्राज्य का अधिकार ग्रहण किया। कृष्ण प्रथम ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात मंदिर, कौन सा मंदिर है? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। फिर आते हैं ध्रुव, 780 ईस्वी से 793 ईस्वी तक। राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रवीण शासक ध्रुव अपने बड़े भाई गोविंद द्वितीय के बाद सिंहासन पर बैठे। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। अब आते हैं गोविंद तृतीय। इनका शासनकाल था 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को नष्ट किया। अब आते हैं अमोघवर्ष प्रथम। इनकी समय सीमा क्या है? 800 ईस्वी से 878 ईस्वी तक। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक जो महावीराचार्य एवं अमोघवर्ती के लेखक सक्तायन अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। देखिए इसमें कई क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? जिनसेन। गणितासार संग्रह के लेखक कौन थे? महावीराचार्य। और अमोघवर्ती के लेखक कौन थे? सक्तायन। ये अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। अमोघवर्ष ने कौन सी नदी की जल समाधि ली? तुंगभद्रा नदी की। अब आते हैं इंद्र तृतीय। इनकी समय सीमा है 914 ईस्वी से 929 ईस्वी तक। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया।
इसने तत्कालीन राष्ट्रकूटों शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। तो जो अरब निवासी अलमसूदी था वो किसके शासनकाल में भारत आया? इंद्र तृतीय के में। कृष्ण तृतीय, इनकी समय सीमा है 939 ईस्वी से 967 ईस्वी। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। किसकी रचना थी? शांति पुराण की। अब आते हैं इंद्र चतुर्थ, 973 ईस्वी से 982 ईस्वी तक। पश्चिमी गंग राजवंश के सम्राट का भतीजा और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा कौन था? इंद्र चतुर्थ। अब आता है चोल वंश। चोल वंश जो है प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। जो चोल साम्राज्य है उसको हम पहले भी भाग 1 में पढ़ चुके हैं। 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के पुरालेखों में इसका जिक्र मिला है कि मतलब चोल साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में भी हुआ था। उस समय के चोल राजवंश को प्रारंभिक चोल के रूप में जाना जाता है। हालांकि उस समय पल्लव और पांड्य राजाओं का शासन विस्तार पा रहा था, वहीं प्रारंभिक चोल वंश का शासन काफी छोटे स्तर पर था, विस्तृत नहीं था। मध्यकाल में पल्लव और पांड्य दोनों के बीच शक्ति और सत्ता के लिए भीषण संग्राम हुआ। इन दोनों के संघर्ष का फायदा उठाकर चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में कावेरी नदी के डेल्टा के पास तंजावुर में अपना कब्जा स्थापित करके चोल राजवंश की स्थापना की थी। यानी कि चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? विजयालय चोल। और इसकी स्थापना कब हुई? 9वीं शताब्दी में तंजावुर जो है उसको उसने जीता और वहां पर अपने चोल राजवंश की स्थापना की। कई प्राचीन मंदिरों का निर्माण चोल साम्राज्य में हुआ, जिसमें से मुख्य मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गंगईकोंड, चोलपुरम मंदिर आदि जैसे चोल मंदिरों ने द्रविड़ वास्तुकलाओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सबसे पहले ज्ञात जो नटराज की मूर्ति है वो कहां से मिली थी? ऐहोल में रावणफड़ी गुफा में प्रारंभिक चालुक्य शासन के दौरान बनाई गई थी। चोलों ने शासन के दौरान मूर्ति कला को अपने चरम पर पहुंचाया। राजेंद्र प्रथम जो थे, जो चोल वंश के राजा थे, राजेंद्र प्रथम, वो गंगा तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति माने जाते थे। उनको क्या कहा जाता था? गंगा का विक्टर, जो कि पहली बार गंगा तट पर पहुंचे थे। चोल राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अब जो है चोल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं विजयालय। 850 ईस्वी से 870-71 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। विजयालय चोल ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में कावेरी नदी के डेल्टा के पास तंजावुर में अपना कब्जा स्थापित करके चोल राजवंश की स्थापना की थी। वह पल्लव राजवंश का सामंत था और शुरू में उसने वर्तमान भारत के तमिलनाडु में एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। फिर आते हैं आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम जो है विजयालय साम्राज्य का शासक बनने में सफल हुआ। उसने राजा अपराजित को हराया था और साम्राज्य ने उसके शासन काल में भारी शक्ति प्राप्त की। उन्होंने बटुम्बों के साथ पांड्य राजाओं पर विजय प्राप्त की और इस क्षेत्र में पल्लवों की शक्ति पर नियंत्रण किया। फिर आते हैं परांतक प्रथम। इनकी समय सीमा है 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चोल शक्ति एवं साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है परांतक को ही माना जाता था। चोल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको माना जाता था? परांतक को। परांतक प्रथम ने पांड्य सिंगल नरेशों की सम्मिलित शक्ति को पल्लवों, बांडों, बेडुम्बों के अतिरिक्त राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को भी पराजित किया था। परांतक अपने अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट सम्राट जो थे कृष्ण तृतीय द्वारा 949 ईस्वी में पराजित हुआ। फिर आते हैं राजराज प्रथम 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक। राजराज चोल को सबसे महान चोल शासक माना जाता है। सबसे महान चोल शासक जो है वो किसको माना जाता है? राजराजा चोल को। वह दक्षिण भारत के महानतम राजाओं में से एक थे। महान राजा राज के रूप में जाने जाते थे। उनके शासनकाल के तहत चोल साम्राज्य में व्यापक वृद्धि हुई और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल गया। राजराज ने पूर्वी चालुक्यों पर आक्रमण करके वेंगी को जीत लिया। अब आते हैं राजेंद्र प्रथम। इनके शासनकाल की सीमा है 1012 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक।
राजेंद्र ने चेर, पांड्य एवं सिंघल राज्यों को जीता और उनको अपने राज्य में मिला लिया। राजेंद्र ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके अनुराधापुरम को अपनी राजधानी बनाया। राजेंद्र चोल ने कलिंग से होते हुए बंगाल तक चोल साम्राज्य को उत्तर की ओर बढ़ाया और उन्होंने अपने विजय के उपलक्ष्य में अपने आप को गंगईकोंड चोल, जो मैंने अभी बताया था गंगा का विक्टर जिसे कहा जाता है, जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की, इसको क्या कहा जाता है, गंगईकोंड चोल की उपाधि दी। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है गंगईकोंड चोल या फिर गंगा का विक्टर किसको जाना जाता है, राजेंद्र चोल को। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडा चोलपुरम नामक नगर का निर्माण भी कराया। उन्होंने चोल मंडलम झील का भी निर्माण कराया। अब आते हैं राजेंद्र तृतीय। इनकी समय सीमा है 1246 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक। चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो अधिराजन या राजेंद्र चोल था। जो राजेंद्र तृतीय थे वो चोल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। वर्ष 1279 ईस्वी में चोल राजवंश का अंत हुआ। वेंगी के चालुक्य राजा का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? ये जो इसका उत्तर होगा राजेंद्र तृतीय ने किया। अंतिम चोल राजा राजेंद्र चोल तृतीय मारवर्मन कुलशेखर पांड्यम प्रथम से हार गए थे और इसके साथ ही पांड्यों ने वर्तमान तमिलनाडु में अपना शासन स्थापित किया था। तो जो ये दक्षिण भारत का इतिहास है उसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी का ही मैंने आपको उनके बारे में विस्तार से बताया है, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में काफी मदद करेगा। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।